जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। जो जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि वो जेल में है, ये गुजरात सरकार को और खासतौर पे गुजरात जेल अथॉरिटी को देखनी होगी कि इस तरह की बातें जो आती है। हमको नहीं समझ में आता है कि क्या, भैया मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पता है। मैं झारखंड चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है झारखंड में, महागठबंधन ने जिस दायित्व को दिया है, और हेमंत जी और हम एक परिवार के हैं, हमें लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं, यहाँ जल जंगल ज़मीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं अपने कामों में लगा हूँ। आज पाकुड़ जाना था लेकिन यहाँ काम है तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ। जलसे हैं, कौशकीपुर में अनेक चीज़ें हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो काम सरकार की है सरकार करे। सरकार को पसंद नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी चाहते पप्पू यादव से मिले, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पप्पू यादव से मिलने नहीं देता। तो ऐसे लोग जो माफिया से मिले हुए हैं, जमीन माफिया से, वो लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग गलत लोगों को सामने लाना। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है, इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूँ। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए। हमको गाली गलौज दे के क्या फ़ायदा? हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते? आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता पूरे देश से, हमेशा। आज से थोड़ी फोन आ रहा है, बचपने से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण, हम कहाँ बाप बाप करते हैं? सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है। ये तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी। मुझे जो कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है किसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, जब भी घटना घटती है, यहाँ पर अभी बाढ़ आया तो हम थे, या दारू में मरे तो हम थे। जब कोई घटना घट जाती है तो सुबह 5 बजे हम पहुँच जाते हैं। तो कोई एक बात तो है नहीं। तो हमें जो लगता है वो मैं सच्चाई के साथ करता हूँ। ईशादी, लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी है, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि वो जेल में है, और आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, शायद वो गुजरात के जेल में ही हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि गुजरात में प्रशासन, जो जेल प्रशासन है, किस तरह से मतलब इस तरह की खबरें बाहर आती है, या टेलीफोन से वो धमकी देते हैं, किस तरह से देते हैं। तो ये गुजरात सरकार को और खासतौर पे गुजरात जेल अथॉरिटी को देखनी होगी कि इस तरह की बातें जो आती है इसमें कितनी सच्चाई है, और इसकी जांच करके उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए, क्योंकि तो ऑलरेडी कस्टडी में है, और जुडिशियल कस्टडी में होंगे तभी तो वो जेल गए हैं। एनडीए की बैठक हुई है सीएम आवास में, 220 सीटें जीतने की बात एनडीए के नेता कह रहे हैं। तो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, सारे दल के नेता वहां आए थे।
पशुपति पारस नहीं आए थे? मतलब उनको छोड़ करके चिराग पासवान थे वहाँ पे मौजूद? चिराग के पार्टी से थे। मतलब कौन थे? तो जब सीनियर नेता ही नहीं हुए तो एनडीए की ये किस तरह की बैठक थी? मतलब मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और एनडीए के घटक के नेता ही अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये किस तरह की शुरुआत हुई है? तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे और बीजेपी की तरफ से कौन गए थे? बीजेपी के तरफ से बड़े बड़े नेता थे, केंद्रीय नहीं, बड़े नेता में किसी एक का नाम तो नित्यानंद राय। गिरिराज सिंह तो आजकल बड़े नेता थोड़ी ना है। गिरिराज सिंह जी तो मतलब सीनियर लीडर हैं, बट जो बिहार को देखते हैं मतलब उनमें से कौन आए थे? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी जी को तो पार्टी ने अभी खुद साइडलाइन करके रखा है, तो उनकी मतलब क्या बात की जाए? तो कोई मतलब मुझे लगता है कि जो आप लोग बता रहे हो उस हिसाब से कुछ जो एक ठोस निकल के आना चाहिए था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई और बैठक में जो नेता उपस्थित होने चाहिए थे उस स्तर के नेता वहां उपस्थित नहीं थे। जो चुनाव को लेकर के, अगर खास तौर पे ये बैठक चुनाव को लेकर बुलाई गई थी तो वो मुझे लगता है कि अधूरी रह गई वो बात। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं बिहार के। बहुत जगह चुनाव होने हैं, बहुत सीटों पे राज्य के बिहार मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में उपचुनाव होने हैं। तो हमारे यहाँ भी चुनाव है, हमारे यहाँ भी उम्मीदवारों के लगभग सभी दल के उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो गई है और सब लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग बिहार में बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, हम बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जनता के मुद्दे के साथ गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार अपना चारों सीटों पे हमारे जो भी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत। शहाबुद्दीन की वाइफ और उनके बेटे ने आरजेडी ज्वाइन किया है, जिस पर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि फिर से जो लोग हैं जैसे लोगों को जो है ला रहे हैं, हम लोगों को बोलते थे। देखिए, आपका प्रश्न मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है कि आपने कहा कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की अपनी एक आइडेंटिटी भी है। वो हमारे दल में काफी समय से हैं और वो लगातार चुनाव लड़ती आई हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं, संगठन के लिए काम किया है, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अलग अलग जिला में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो हमारे दल में थी, कुछ बीच में थोड़ा सा टिकट को लेके या जो क्या बात हुई थी वे 2 सीनियर हिना साहब जानती होंगी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव जानते होंगे कि आपस में क्या बात हुई है। और एक बहुत अच्छी पहल दोनों तरफ से हुई है कि घर वो लोग फिर से परिवार एकजुट हो गया है। तो मुझे लगता है बिहार में एक अच्छा संदेश भी गया है और सब मिलके लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे और बिहार के विकास के लिए लड़ेंगे। तो एक अच्छा संदेश गया है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आप लोग शराब बेचवाने का काम करते हैं। कौन लोग? कुमार बीजेपी के नेता और जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज कुमार कहते हैं आप लोग और तेजस्वी यादव तस्करी कराते हैं, शराब पीते हैं। देखिए, ये प्रश्न बेमाने हैं। जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं, मतलब कुछ भी अनगढ़ नीरज जी को खास तौर पे कहा जाए कि कुछ भी बोलते हैं, सुबह लगता है मुंह धोते हैं और उसके बाद जो बोलना शुरू करते हैं उनको खुद भी नहीं समझ में आता है कि क्या क्या वो बोल जाते हैं। तो बोलना ही है तो अपनी सरकार जो है उनकी लगभग 20 वर्ष हो गई है, कितनी फैक्ट्री बिहार में लगाई है, कितना पलायन इन्होंने रोका है, कितने रोजगार इन लोगों ने दिए हैं, कितने बिहारियों को तेजस्वी के जाने के बाद जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी 3.5 लाख जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसके बाद एक भी नियुक्ति पत्र कब इन लोगों ने बांटा है, ये जनता को क्यों नहीं जवाब देते हैं? तो ये जवाब देना चाहिए। जब जनता से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर ये लोग भाग जाते हैं। अभी केंद्र में सरकार है, बिना मांगे मिलना चाहिए था। आप कोई भी आप साउथ की कंट्रीज मतलब राज्यों को देख लीजिए, आप तमिलनाडु को देख लीजिए, आप हैदराबाद को देख लीजिए, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है ना, कपड़ा मंत्री बहुत कम लोग जानता होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार वासियों को सबको बता दे कि वो है। लेकिन वो कपड़ा मंत्रालय को छोड़ करके आजकल क्या भाषण दे रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। मतलब आपके बच्चे नौकरी करें और दूसरे के बच्चे कोई घूम रहा उसको चाटा मारे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं। इतने सीनियर नेता होकर के इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। कहा कि अररिया में रहना हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, तो क्या लगता है भड़काऊ बयान दे रही है? देखिए, ये जब चुनाव आता है, जब क्योंकि कोई इनसे सवाल नहीं पूछे ना कि आखिर आपकी डबल इंजन की जो 20 साल से सरकार है बिहार में, तो जनता उनसे सवाल ना पूछे, इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं।